नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। और लखनऊ में अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। माता के महान सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उनके कोटेशन यहां जगह जगह लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। आज जब कुछ लोग भारत को कोसते हैं, भारतीयता का अपमान करते हैं, जाति के नाम पर समाज में खाई को चौड़ा करने का काम करते हैं, भाइयों बहनों, एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। याद करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी लालच देने का कार्य हुआ था, लेकिन बिना झुके, बिना डिगे वे भारत और भारतीयता के लिए कार्य करते रहे। और आज यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए देश के अंदर हजारों की संख्या में स्मारक हैं। दुनिया में जहां कहीं भी जब भी किसी दबे कुचली समाज की आवाज को बुलंद करने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक नाम बरबस आ पड़ता है, वह नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम। पूरी दुनिया के अंदर हर वह दबा कुचला व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है तो वह नाम वह स्मरण करता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों की गुलामी के समय देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के साथ साथ भारत के करोड़ों वंचितों, पीड़ितों, दलितों की लड़ाई को संविधान की रचना करने के बाद अंतिम प्रारूप देने का काम किया। आज हम कह सकते हैं जो हमें अधिकार मिले हैं, चाहे वोट देने का अधिकार हो, चाहे कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो, कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता हो, यह सब करने का अधिकार यदि हमें मिला है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से मिला। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहब अंबेडकर एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन किया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संगठन में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी में है। दावेदारों का पैनल तैयार हुआ है और केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं नाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष और नए अध्यक्ष के लिए दावेदारों का जो पैनल है वो तैयार करके आला कमान को भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व को दावेदारों के नाम भेजे गए हैं। एमएलसी और विधायकों का नाम इसमें शामिल है।
फिलहाल ये जिम्मेदारी नरेंद्र कश्यप निभा रहे हैं। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं फिलहाल नरेंद्र कश्यप, लेकिन खबर है कि जल्द ही पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा का मिलने जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगला साल चुनावी वर्ष है, लोकसभा के चुनाव हैं, उसके मद्देनजर जो फैसला होगा वो तमाम समीकरणों को साधते हुए किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि नरेंद्र कश्यप ओबीसी मोर्चा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब खबर है कि जो नया पैनल है वो तैयार हो चुका है नामों का, और वो नाम पार्टी आलाकमान केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है और अब नए नाम का फैसला होगा। और हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के साथ। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से खबर आई है कि भाई अब बीजेपी ओबीसी मोर्चा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है, क्या इसके पीछे कारण है और किस तरह से 24 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान केंद्रीय नेतृत्व तमाम समीकरणों को साधेगा? देखिए, लगातार जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बजने की उम्मीद बढ़ती जा रही है कि अगले साल लोकसभा चुनाव आने वाला है, वैसे तो भाजपा संगठन देखिए 3 राज्यों में जीत के बाद और उत्साहित है। अब वो चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने के लिए अब ओबीसी है, एससी है, इन सारे मोर्चों के अध्यक्ष उसे बदलने हैं और ये जल्दी, और अभी मीडिया प्रभारी भी बदले जाएंगे। तो ये तमाम ऐसे हैं मोर्चों पे एक साथ ला करके। नरेंद्र कश्यप अभी हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, राज्य मंत्री भी हैं, तो कल्याण मंत्री के साथ साथ तो पिछड़ा वर्ग का उतना काम नहीं देख पा रहे हैं। तो भाजपा चाहती कि हम पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ऐसा अध्यक्ष लाएं जो लोगों के बीच में जाए और पूरे वर्ग में जो है जाके भाजपा की छवि बनाए और पिछड़े वर्ग को ज्यादा से ज्यादा भाजपा से जोड़ सके। तो इसको लेकर के मोर्चा ने प्रदेश के जो है नेतृत्व ने नए सिरे से अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू कर दी है। दावेदारों को पैनल तैयार किया गया, पैनल में एमएलसी और विधायकों के नाम बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी उनके नाम खोले नहीं गए कौन कौन मोर्चा में नाम गया है। लेकिन इतना जरूर है कि लिस्ट भेज दी गई है और जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व पर निर्णय लेगा और केंद्रीय नेतृत्व निर्णय के बाद फिर नरेंद्र कश्यप हटेंगे और वो सिर्फ मंत्री रहेंगे। क्योंकि अभी बीजेपी में क्या है, एक व्यक्ति और एक पद का जो है जो सिद्धांत चल रहा है इसको लागू करने में इसमें फेल हो रहा है कि नरेंद्र कश्यप पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी हैं और जो है पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष भी हैं। तो इसीलिए चाहता हूं उनको एक ही पद दिया जाए और दूसरा पद उनसे ले लिया जाए और नया बनाया जाए व्यक्ति, कोई युवा और ऊर्जावान बनाया जाएगा जिससे वो पिछड़े वर्ग को जो है लोकसभा चुनाव के परिपेक्ष में जोड़ सके। जी रितेश। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं एक पद एक व्यक्ति का जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना को लेकर बात की जा रही है, इसको कहीं ना कहीं पिछड़ा वोट बैंक को साधने का प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। अब माना जा रहा है कि प्रदेश में बीजेपी को नया ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बहुत जल्द मिलेगा, पैनल तैयार है। जो बीजेपी के नेता हैं या फिर कार्यकर्ता, उनमें किस तरह का मनोबल बढ़ेगा इस नई नियुक्ति के बाद जो जल्द होने जा रहा है? देखिए, जरूर है, देखिए सभी दल अपना जो दलगत राजनीति जो है और जाति से जोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस अलग लगी है, सपा अलग लगी है, तो भाजपा भी कहीं पीछे नहीं है। भाजपा भी चाहती है, वो भी जो उसी तरह जैसे कांग्रेस और सपा कर रही है तो वैसे वो भी जातिगत समीकरण जुटा रही है। ये भले जातिगत जनगणना भले उसका विरोध कर रही हो कि हम जातिगत जनगणना नहीं, लेकिन जातिगत समीकरणों को लेकर के भाजपा सबसे आगे है और वो हर तरह से जातिगत के लोगों को जोड़ रही है। अभी एससी सम्मेलन उसने किया, ओबीसी सम्मेलन भी चल रहे हैं, तो उसका जो है ये किसी मामले में पीछे नहीं है। ये जरूर माना जा रहा है जैसे ही ये ओबीसी का अध्यक्ष बदलेगा तो थोड़ा समीकरण और चेंज होंगे, क्योंकि मंत्री होने नाते नरेंद्र कश्यप उतना समय नहीं दे पा रहे हैं पिछड़ा वर्ग को और पिछड़ा वर्ग के लोगों को उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब मानना कर पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष अलग होगा, उनका अलग मोर्चा का अध्यक्ष होगा, तो वो लोगों के बीच में रहेगा। उसका एक ही काम होगा कि लोगों को मोटिवेट करना, भाजपा की नीतियों से, उसके सिद्धांतों के सहमत करना और पार्टी के प्रति उनको मुखरित करना। तो ये चल रहा है, जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि ये काम अगले हफ्ते तक पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि नरेंद्र कश्यप वर्तमान में मंत्री भी हैं और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। अब ऐसे में खबर है कि बहुत जल्द नया नाम फाइनल हो जाएगा और इसके लिए पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। तो वहीं भाजपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया अलायंस की अभी तक 3 बैठक हुई और 3 राज्य चले गए, चौथी बैठक में बाकी बचा भी सब खत्म हो जाएगा। साथ ही ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष ने ठाना है कि मोदी को 24 में प्रधानमंत्री फिर बनाना है। देखिए, ऐसा है ना कि 3 बैठक हुई, 3 राज्य चला गया।
चौथी बैठक की डेट बढ़ी है, चार फाट हो गया। तो ये लोग जनता को ठगने वाले लोग हैं, ये ठगबंधन बनाए हैं, ये लोग विपक्षियों ने मन बनाया है, विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में आपने समाजवादी पार्टी को देखा। अखिलेश जी ने बोला भी कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये भाजपा के लिए काम करती है, उन्होंने ही बोला था ना। तो ये समाजवादी पार्टी हट करके भाजपा का सहयोग कर रही है, हम लोग सट करके कर रहे हैं। तो ही प्रयागराज से आपको बड़ी खबर से अपडेट करा दें, जहां अतीक अहमद के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आई है। बैंक लॉकर की जुटाई जा रही है जानकारी। लॉकर में करोड़ों के जेवरात होने की आशंका है, अवैध संपत्ति के दस्तावेज होने की भी आशंका है। और आपको बता दें कि पुलिस बैंकों के लॉकर की पड़ताल करने में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी, अवैध संपत्ति के दस्तावेज होने की आशंका इन लॉकरों में मानी जा रही है और ऐसे में बैंकों के लॉकर को खंगाला जा रहा है पुलिस की ओर से। अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। लॉकर में करोड़ों के जेवरात के साथ साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज, जो अवैध संपत्ति का पूरा साम्राज्य खड़ा किया गया था, माना जा रहा है कि उसकी भी दस्तावेज इन लॉकरों में हो सकते हैं। ऐसे में जांच पूरी होने के बाद क्या निकल कर आता है, क्या और मामले को लेकर अपडेट आते हैं, उस पर नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल आपको बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां पुलिस लॉकरों की जांच पड़ताल कर रही है, खंगाले जा रहे हैं लॉकर। जेवरात के साथ साथ अवैध संपत्ति के दस्तावेज होने की इन लॉकर्स में संभावना है। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, क्या जानकारी मिल पाई है? आखिरकार बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो बैंकों के लॉकर खंगाल रही है, तलाशी लेने में जुटी हुई है। क्या कुछ मिलने की आशंका इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है? जी नितेश, बता दें जैसे बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के अभी भाई के पत्नी जैनब के घर पर जहां कुर्की हुई थी, वहां एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकर तो मिला ही था। उसके बाद से फिर से पुलिस की नजर अब अतीक के बैंक खातों पर है, जो बहुत से खाते सीज है और बैंक लॉकर सीज है। उसमें पुलिस को आशंका है इसमें करोड़ों के जेवर और जो बेनामी संपत्ति है अवैध, उसके दस्तावेज भी हो सकते हैं। ऐसे में अब कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में पुलिस जुटी है और इसके साथ ही बैंक लॉकर खंगाले जाएंगे, जिससे बहुत सारी जानकारियां भी पुलिस को प्राप्त हो सकती है। जी रितेश, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस का मानना है कि कई और खुलासे जो हैं इस मामले में हो सकते हैं, कुछ अहम दस्तावेज पुलिस के हाथ लग सकते हैं। 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद की विध्वंस की बरसी, इसे लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही शहर के चप्पे चप्पे में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। अयोध्या में खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सुरक्षा को और पुख्ता किया गया। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढाया गया था। जनपद अयोध्या में पुलिस व्यवस्था एक विभिन्न जितने भी हमारे एरियाज हैं उनको महत्वपूर्ण एरियाज को सेक्टर्स में डिवाइड करके पुलिस व्यवस्था तैयार की गई है। इसमें हमको जनपदीय पुलिस के अलावा रेंज और जोन के अन्य जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है। पुलिस मुख्यालय से हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है, पीएसी की कंपनी प्राप्त हुई है, पैरामिलिट्री की कंपनी प्राप्त हुई है। इन सबको लेकर के एक व्यापक पुलिस व्यवस्था बनाई गई है। काफ़ी दिनों से हमारी अयोध्या धाम क्षेत्र को विभिन्न एरियाज में बांट करके एएस चेक टीम की कार्रवाई प्रचलित है। इसके अलावा हमारा अभी सूचना तंत्र सक्रिय है, हमारी सोशल मीडिया की टीम सक्रिय है, ताकि किसी भी तरीके से कोई किसी तरीके की अफवाह या भ्रम फैलाने की कोशिश ना कर सके। कुल मिलाकर के पुलिस व्यवस्था जिस तरीके की हमको आवश्यकता महसूस हो रही थी उस हिसाब से बनाई गई है, महत्वपूर्ण जगहों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, अयोध्या में पहले कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ है। अयोध्या में पहले अयोध्या धार्मिक नगरी थी, अब वो चीज़ जो आज भी है, क्योंकि अयोध्या में एक श्रद्धा लोगों की है कि लोग सरयू स्नान करने के बाद में हनुमानगढ़ी का दर्शन भी करते हैं, भगवान राम का दर्शन भी करते हैं। मुसलमानों के लिए श्री सरेसाम की मजार भी यहाँ है, सिखों का यहाँ गुरुद्वारा भी है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं। तो अयोध्या श्रद्धा के नाम पर जानी जाती है। अयोध्या जो लोग भी 5 किलोमीटर घूम लेते हैं, अयोध्या में जो कुछ भी उनकी मनौती होती है वो पूरी जो हो रही है। अयोध्या की ये पहचान है और यहाँ की हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी जो तहजीब है वो आज भी बरकरार है। ये घटना जो है वो है 6 दिसंबर, वो ऐतिहासिक घटना है और जो कभी भी भूला नहीं जा सकता। महाराज, अब क्या स्थिति?
देखिए वो लोग गम दिवस मनाते थे और हिंदू लोग शौच दिवस मनाते थे, लेकिन अब न गम दिवस है न शौच दिवस है। शौच दिवस तो मनाते ही हैं, लेकिन जब से आदेश हो गया कोर्ट का तब से उनका गम दिवस जो मुसलमान मनाते थे वो नहीं मनाते हैं। और यह भी है कि जिस समय आदेश हुआ किसी प्रकार का कोई भी घटना नहीं हुई देश में और सभी लोगों ने कोर्ट के आदेश को स्वीकार किया और रामलला जहाँ के पक्ष में जो आदेश हुआ उसको माना, इसीलिए आज किसी प्रकार के मंदिर को लेकर के विवाद नहीं है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राम मंदिर की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को बाल स्वरूप प्रभु राम विराजेंगे। प्रतिमा बनकर लगभग तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम भारत की आत्मा में बसते हैं, राम इस देश के प्राण हैं। बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा 4 फीट 3 इंच, ये अयोध्या में 3 स्थानों पर बनाई जा रही है। 3 कारीगर 3 अलग अलग पत्थरों में बना रहे हैं। भगवान जिस किसी के हाथ को स्वीकार कर ले। ये पत्थर की प्रतिमाएं लगभग तैयार है, 90% तक तैयार है। 1 सप्ताह का फिनिशिंग वर्क बाकी है। इस विग्रह की प्रतिष्ठा मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में होनी है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग तैयार है, गर्भगृह पूरी तरह से तैयार है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होने में कोई बाधा नहीं है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर का निर्माण कार्य निरंतर और तेज गति से चल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर का निर्माण कार्य निरंतर गति से चल रहा है, जिसकी तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर खुद जायजा ले रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरी अयोध्या को त्रेता युग की नगरी के रूप में सजाने की कवायद भी तेज हो गई है। रामनगरी को भव्य बनाने के लिए रामायण काल के चिन्हों को लगाया जा रहा है। ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के पास टेंट सिटी में भगवान राम के चरण पादुका का चिन्ह लगाया गया है, जो भगवान राम और भरत के बीच के गहरे भाईचारे के संबंध को दर्शाता है। भगवान राम की चरण पादुका के विषय में पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है कि प्रभु करि कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। जब भगवान वन लीला करने के लिए 14 वर्ष गए वन में, तो भरत भैया ने 14 वर्षों तक पादुका जी को रख करके ही पूरे राज्यकार्य अयोध्या का संचालित किया था और अयोध्या का सारा समग्र विकास, जन जन जितनी भी चेतनाएं थी, जलचर थलचर नभचर चर अचर, समस्त चेतनाओं को व्यवस्थित किया था। प्रभु की उसी पादुका की मूल रूप स्वरूप जो भी व्यवस्थित रूप में आज आप प्राकट्य रूप में देख रहे हैं टेंट सिटी में, भगवान की चरण शरण में आने वाले सभी जीवों को भगवान की चरण शरण प्राप्त हो, अतएव पादुका जी को वहां पर स्थापित किया गया है। कैसा है, सबको क्या संदेश? एकदम शानदार, बहुत व्यवस्थित। सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान श्री राम सब पर कृपा करें और सभी अयोध्या आएं और भगवान की चरण शरण सबको प्राप्त हो, ऐसी शुभ मंगल कामना। आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी को पीएम मोदी सहित हजारों संतों और लाखों भक्तों की मौजूदगी में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। मंदिर में रामलला की स्थापना से पहले से ही भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। और चलिए अब एक नजर फटाफट अंदाज में 4 मिनट 18 मंडल पर।
लखीमपुर खीरी में बच्चों को स्कूल लेकर जा रहे ई रिक्शा को पिकअप ने मारी टक्कर। दोनों चालक समेत 5 बच्चे घायल। ग्रामीणों ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में यातायात कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। अवैध वाहन भूसे की तरह भर रहे यात्री। नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में आवारा कुत्तों का आतंक। आम लोगों को काटकर कर रहे लहूलुहान। नगर निगम कुत्तों को पकड़ने में जुटा। आगरा में सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड ट्रैक्टर। ट्रैफिक पुलिस के अभियान के बावजूद भी हैं बेलगाम। आए दिन हो रहे हैं हादसे। देवरिया में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। कई घायल। पुलिस ने 6 लोगों पर दर्ज किया केस। रायबरेली में डॉक्टर दंपत्ति सहित 4 लोगों की मौत। पुलिस इसे डिप्रेशन के चलते फांसी लगाने की कह रही बात। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटा में लेखपाल कर रहे अवैध वसूली। सरकारी रिपोर्ट के नाम पर किसान से लूटे जा रहे 1 लाख रुपए। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में तेज रफ्तार बाइक की वैन से टक्कर। हादसे में 1 युवक की मौत, 2 घायल। पुलिस जांच में जुटी। बांदा के पुलिस लाइन में डे नाइट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। अमर शहीदों की याद में कार्यक्रम। एसपी ने रिबन काटकर किया टूर्नामेंट का शुभारंभ। अमरोहा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। 20 बीघा आम के पेड़ों पर चलाई गई कुल्हाड़ी। अवैध प्लॉटिंग करने के लिए पेड़ों को काटा गया। मथुरा में हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा को पुलिस ने लिया हिरासत में। शाही ईदगाह पर दीप लेकर जा रहे थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में याचिकाकर्ता हैं दिनेश शर्मा। मेरठ की दुकानों में विशालकाय अजगर मिला। लोगों में अफरा तफरी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर को रेस्क्यू किया। आगरा में ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी को लेकर विवाद। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बस्ती में गरीबों को हटवा रहा जिला प्रशासन। बिना नोटिस दिए दलित परिवार को उजाड़ा। पीड़ित ने दरोगा समेत लेखपाल पर आरोप लगाया। चंदौली में पुलिस और 4 बदमाशों की मुठभेड़। चारों बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। रायबरेली में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त। खुलेआम तमंचा लहराते हुए नजर आया युवक। वीडियो वायरल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। अब देखते रहिए जनता टीवी।